आज के जो 2 सेशंस हुए हैं उनको कंक्लूड करने के लिए श्रीमती वंदना यादव जी को बुलाना चाहूँगी, जो बहुत बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनकी पुस्तक शुद्धि पर हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। लेखिका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और समाज सेविका हैं, और बीकानेर राजस्थान की ही रहने में ही इनका जन्म हुआ। और उन्होंने सैनिकों की पत्नियों पर केंद्रित कितने मोर्चे उपन्यास लिखा, जो सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स पर अब तक का पहला हिंदी उपन्यास है। बहुत चर्चित रहा। इसके अतिरिक्त लेखिका का भारतीय संस्कृति को समर्पित शुद्धि, जिसका मैंने नाम लिया, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है और जिसको पाठकों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। और इसके अलावा भी मैं, अगर 8 पेज का CV है, अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। वंदना जी, अब आप आ ही जाइए, तो आपके कंक्लूजन के द्वारा आपका हम विजडम देख ही लेंगे। मैं सुधा जी को बुलाना चाहूँगी वंदना जी का सम्मान करने के लिए। एंड इन द मीनवाइल आई थिंक हमारे सारे पैनलिस्ट अब अपनी स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अपने अपने पौधे ले जाना मत भूलिएगा कृपया। हाँ। इन द मीनवाइल मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से कि फ्यूचर में अभी धर्मा फॉर लाइफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं, जिसमें कि जिन लोगों ने भी इवेंट अटेंड किया है उनके सर्टिफिकेट्स उस ग्रुप में आएंगे। कुछ फालतू के मैसेज नहीं, ओनली एडमिन्स कैन पोस्ट। तो जैसे मैं अगर एडमिन रहूँगी तो कोई पोस्ट नहीं कर सकेगा, कोई फालतू का मैसेज नहीं, सिर्फ इवेंट से रिलेटेड इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन। तो जिन भी लोगों ने अटेंड किया है उनके सर्टिफिकेट्स और जितने भी इवेंट की फोटोग्राफ्स हैं या वीडियो के लिंक्स हैं, तो वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाएंगे। तो आप लोगों को जोड़ा जाएगा, तो ग्रुप में जब जोड़ा जाए तो कोई अगेंस्ट ना हो। और दूसरी बात, खाना खाने से पहले ग्रुप फोटो हम लोग ज़रूर लेंगे। तो ये है। और फीडबैक फॉर्म आई थिंक आरती ने आपको दे दिए हैं। जो भी आपका फीडबैक फॉर्म है आप मुझे बाद में लिखकर भी भेज सकते हैं। यहाँ साइड में बुक्स है, वहाँ पर एक फीडबैक बुक रखी है, उसमें भी कर सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर मेधावी ने बता ही दिया है कि मैं वंदना यादव हूँ। मैं हरियाणा और राजस्थान की पैदाइश हूँ। पिता हरियाणवी और माँ राजस्थानी, और एक फौजी की पत्नी, किसान की बेटी। ये परिचय है मेरा। आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये डॉक्टर मेधावी का इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन और भयंकर ऊर्जा मुझे यहाँ खींच लाई है, जबकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बिजी थी। और कल मेरा अपना एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। आदरणीय बहल सर मेरे सामने बैठे हैं, जो कल उस इवेंट के सबसे बड़े हीरो हैं। उसके बावजूद भी अगर मैं यहाँ हूँ तो ये डॉक्टर मेधावी जी का ही, इसका श्रेय डॉक्टर मेधावी को जाता है। यहाँ आने की जब शुरुआत हुई, मैं बहुत जल्दी लूँगी, अपनी बातें करना चाहूँगी, बिकॉज़ हमारे पास समय कम है। वैसे ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई कि इतना महत्वपूर्ण और इतना बुद्धिमता से भरा हुआ जो हमने बातचीत सुनी, उसे मुझे 10 मिनट में लपेटना है, लपेटना शब्द जी धन्यवाद। जब यहाँ आना था मुझे, और मैं जानना चाह रही थी कि जैन समुदाय की महिलाओं का लिटरेचर में क्या योगदान है, मैंने गूगल किया और वहाँ से मैंने निर्मला जैन, सुनीता जैन, इंदु जैन, मनीषा जैन और अंकिता जैन जी के बारे में जाना। और जब मैंने गूगल किया तो सबसे पहले आया था कि जैन श्वेतांबरा परंपरा की प्रथम तीर्थंकर मल्लिका नाथ हैं। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे याद आता है कि नहीं, मैं जिनसे रूबरू मिली वो तो एक बुक क्लब की महिलाएं हैं, और दिल्ली जैसे एक बहुत तेजाबी शहर जिसको कह दें कि जहाँ पे बहुत मॉडर्निटी है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे ऐसी महिलाओं के समूह से मैं मिली किरण की मार्फत, कि जो महिलाएं विदुषी हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो पोतों, दोहतों की और बहुओं की गॉसिप में नहीं लगी हुई हैं, वो किताबें पढ़ रही हैं, और वो 80% जैन समुदाय से हैं। ये जानना मुझे बहुत हैरान कर रहा था, सुखद भी था ये मेरे लिए। और जब मैं यहाँ आई हूँ, आप सबको जान के खुशी होगी कि कल ही मैं आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी से बात कर रही थी। उन्होंने आपके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं। और अब आगे आते हैं कि आज का जो हमने सेशन देखा, तो सबसे पहले आपकी कविताओं का जिक्र, एक के बाद एक बहुत अच्छी कविताएं और महिलाओं के और पुरुषों के सभी के हकों की बातें करती हुई कविताएं रहीं। सुनीता जैन जी की प्रार्थना और उसके लेखन का इतिहास आपने जो बताया, वो दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद डॉक्टर विभा जैन, उन्होंने द्रौपदी जी के
उन्होंने द्रौपदी जी के मार्फत जो हमें बताया। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पुनर्जन्म होता है और आगे भी जन्म होगा और पीछे भी जन्म था। इस सिद्धांत को जैन धर्म में भी माना जा रहा है। ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और एक शिक्षिका होने के नाते और बहुत सालों तक पढ़ाया, फिर प्रिंसिपल रही, पर यकीन माने कि उनकी बातें बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं वैसे सुन रही थी, और मैं चाहूँगी कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप PDF के तौर पे सबको ईमेल कर दें। बहुत ज्ञानवर्धक रहा ये मेरे लिए, ये सेशन है ना। वहाँ उस पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये सीखा और ये ठीक था, ये ठीक नहीं था, मैं खुद विद्यार्थी रही। एक बात और कह दूँ कि जितना मैंने सर्च किया कि जैन समुदाय की महिलाओं का लिटरेचर में कितना योगदान है, उसको आज भी हम पूरा नहीं कर पाए। इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है, मैं चाहूँगी कि हर एक स्ट्रीम से हम लोग महिलाओं को लेके आएँ। बीच बीच में ये बातें आ रही थी और मेरा मन कर रहा था कि माइक लेके मैं बोलने लगूं, कि कई बार जैसे ये जिक्र हुआ कि हमारे यहाँ महिलाएं, आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि आपने जो हमारी IAS ऑफिसर है, मैं आपका नाम पढ़ के बोलूँ मैंने कहा मैं पढ़ के बोलूँ तो जैसे आपने कहा कि हम ये ध्यान रखें कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे तो ठीक से खाना खा रहे हैं ना, भोजन तो पका है ना। ये पुरुष सत्तात्मक मानसिकता की देन है कि हम औरतों ने घर छोड़ा। मुझे अच्छे से याद है कि मुझसे बड़ी जो मेरी माँ की जनरेशन थी, उन महिलाओं ने तो बेहद संघर्ष झेले। हमारे घर में मिक्सी नहीं होती थी। मेरी माँ, अक्सर हम लोग कहा करते थे कि हमें मूंग दाल का हलवा खाना है, और वो चक्की से पीसती थी हमारे लिए, है ना। मैंने वो दौर देखा है, मैंने अपना दौर भी देखा है कि हमारे यहाँ भी कितनी सुविधाएं थी। वॉशिंग मशीन तो अब नॉर्मल हुई हैं, पहले तो ये लग्जरी चीज़ें होती थी। ये सब हमने किया, हमने दोहरी मार झेली, क्योंकि मैं देखती थी कि मेरे हस्बैंड, जब मैं नौकरी नहीं कर रही थी, मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूँ और बहुत अच्छे परिवार में आई हूँ, दोनों ही जगह बहुत अच्छी हैं। उसके बावजूद कहती हूँ, जब मैं बाहर जाती थी, मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी सी थीं, तब मैं नौकरियाँ नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड जो वर्किंग वुमेन्स थी, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते थे। कभी ज़बान से नहीं कहा, पर मुझे उस दिन समझ आ गया था कि नौकरी नहीं की तो ये आदमी इज्जत नहीं करेगा वो इज्जत मुझे कमानी थी, ठीक है। तो ये जो मैसेज पुरुष देता है महिला को बिना कहे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहू का जो रिस्पेक्ट एक सास करती है, मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, मेरे से बाद की जनरेशन, आपकी बिटिया और मेरी बिटिया लगभग एक ही उम्र की हैं। अब तो ज़माना बदल गया है, बच्चियाँ जानती हैं कि एक बड़ा अच्छे से कहावत है कि सामने वाला तब तक बोलता है जब तक हम उसे उसकी सीमा नहीं बताते। तो आज की बच्चियाँ जानती हैं कि उसको सीमा कहाँ तक बतानी है। और आपने बहुत अच्छा किया बेटा कि आपने पुरुषों की आवाज़ भी इस मंच से उठाई, क्योंकि हम महिलाओं की आवाज़ उठा रहे थे, महिलाओं के मुद्दों की बात कर रहे थे। वो कितने प्रताड़ित हैं, कितने अकेले हैं, उनकी बात की जानी जरूरी थी। बधाई हो, आपकी पत्नी कमाल है हाँ जी, हाँ, उन्हीं को बोल रही हूँ कि आपकी पत्नी कमाल है, आपको बहुत अच्छे से समझती है। इसके बाद मैं आप बात करूँगी कि जो पैनल डिस्कशन था, पैनल डिस्कशन सच में ऐसा लग रहा था कि बातचीत हो रही है, जैसे हम घर के आंगन में बैठ के बात करते हैं ना, वो माहौल बन गया था। और धीरे धीरे ये एनर्जी स्प्रेड होते हुए हम सब के तक आ गई थी जब बातचीत का क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हुआ। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अदरवाइज पैनल डिस्कशन बहुत बोरिंग हो सकते थे। महिलाओं में ये खूबी तो होती है कि वो माहौल को बहुत नॉर्मल बना देती हैं, और वो इतनी एक्सपीरियंस अनुभवी महिलाएं बैठी थी कि उन्होंने ये बना दिया। तो रेखा जी ने स्त्री शक्ति की बात की, और स्त्री यानी खुद ही अपने आप में शक्ति है। फिर मैं आती हूँ धीरा खंडेलवाल जी पे, जिन्होंने बताया कि हकीकत के धरातल पर स्त्री का जीवन संघर्ष क्या है, और उन्होंने बकायदा अपने जीवन से भी उदाहरण लिए। वो हरियाणवी महिला का भी जीवन ले आई, और सारे जिस तरह के भी उन्होंने अनुभव अपने शेयर किए, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे मेरे आसपास घटित हो रहा है। शालिनी जी ने युवाओं की बदलती हुई सोच के बारे में हमें बताया, और दिव्यांशी का तो मैंने अभी बताया ही है और मेधावी जी, गागर में सागर। बिलीव मी, आपने ना कोई पुराण छोड़ा, न कोई हमारी
जो पौराणिक स्त्री को छोड़ा न, आधुनिक महिला को आप भूली। आपने जितने अच्छे से महिलाओं की पुरानी परंपरा से लेके वर्तमान तक को इकट्ठा किया, एक मंच पे ले आई, वो कमाल था। एक लालच मैं नहीं छोड़ रही हूँ आप सबके साथ शेयर करने का। आप सबको देखकर मुझे यकीन है कि आप लोग शहरी हैं। आपने वो गांव की ज़मीन उतनी नहीं देखी होगी जितनी मैंने देखी है, और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ एक समय में 1000 लड़कों पर सिर्फ 827 लड़कियाँ थीं, और मेरे पिता ने ये निर्णय लिया कि अगर पहली बेटी है तो दूसरी को चेक नहीं करवाऊंगा, और मेरे होने पर उन्होंने नसबंदी करवा ली थी। ऐसे पिता की बेटी हूँ मैं। और उससे बड़ी बात कि जब एक दौर ऐसा आया था कि नसबंदी के लिए अनमैरिड लड़कों तक को उठा लिया जाता था, ये दौर आप सबको याद होगा। मेरे पिता अकेले थे, जो वो हरियाणवी कहावत है कि चौड़े में बैठना, वो अकेले थे जो अपने चौखाले की मोहर उन्होंने लगाई और आराम से बैठते थे। मैं वहाँ से हूँ। तो वो जो स्त्री शक्ति की हम बात कर रहे थे, मैं ये बार बार ये शब्द कहना चाहती हूँ कि स्त्री हमारी की संस्कृति हमारी पहचान है। आपकी बातों से बहुत सी बातें निकली, रेखा जी की बातों से बहुत सी बातें उठी, और मैं लगातार नोट कर रही थी। हालांकि आप सबकी बातें ऐसी थी कि मैं बहुत सा लंबा पर्चा यहाँ पढ़ सकती हूँ, पर बड़ी मुश्किल है, समय की मारामारी है। कि अगर संस्कृति हमारी पहचान है तो आप देखें कि संस्कृति कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, घर में ब्याह शादी है, आप किसकी तस्वीरें किताबों में, न्यूज़पेपर्स में या अपने घर के एल्बम में देखते हैं? महिलाओं की। यानी ये चाहे संस्कृति है, धर्म है, परंपराएं हैं, इनको निभाने का जिम्मा जो है वो महिलाओं के कंधों पे है, और उनको कहते हैं नाजुक हैं वो कंधे। वो नाजुक नहीं है, उन्होंने तो सदियों से वो परंपराएं और वो जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। अच्छा, एक बात जैसे बीच में शुरू हुई थी, आपने बात किया था कि ये पता नहीं पर्दा प्रथा कहाँ से शुरू हुई। बहुत क्लियर है, ये मुगलों के ज़माने से शुरू हुई। उससे पहले तो हमने कभी पर्दा किया नहीं। हमारी जो बड़ी पीढ़ी थी उन्होंने कभी चुन्नी से मुंह नहीं ढका। हम शर्मिंदा नहीं हैं अपने आप पे, हमने सुरक्षा के लिहाज से वो चुन्नी ओढ़ी थी, है ना। तो ये जहाँ तक ये बात है। उसके बाद जो मैं आगे बात करना चाह रही हूँ कि हाँ, जो आपकी दिव्यांशी की बात से बात ये बार बार आ रही थी कि जो हम पैट्रियार्की की बात करते हैं, आज वहाँ बिल्कुल बदल रहा है सीन, है ना। गांव देहात में अभी भी नहीं बदला है। मैं बताया मैंने, मैं गांव की हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं देखती हूँ अगर पढ़ी लिखी भी बहू है तो वो घूंघट निकालेगी। आदमी ने कुछ काम किया या नहीं किया, वो खाट पे बैठा है, वो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, सिगरेट फूंक रहा है या गप्पे मार रहा है, मोबाइल देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है। वो लड़की नौकरी करके आई है और वो घर में चूल्हा चौकी कर रही है, और वो भैंस को भी पानी पिला रही है, उसकी देखभाल कर रही है। वहाँ पे वाकई में फेमिनिज्म की ज़रूरत वहाँ है। उन महिलाओं का हाथ पकड़ के हमें बाहर लेके आना है। शहर में तो आजकल देखिए सोलो ट्रैवलिंग का ज़माना है, लड़कियां सोलो ट्रैवलिंग पे जा रही हैं। और एक महिला जो मुंबई की है, मैं देखती हूँ कि वो तो पूरे भारत में अकेले बिना पैसे घूम रही है। उसकी तो बहुत से लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं। और एक दिन उसका इंटरव्यू मैं कहीं देख रही थी, उसे किसी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेली कहीं भी रह जाती हो? उसने कहा मेरा देश है, मुझे क्या डर लगना है ना। तो ये फेमिनिज्म का ज़माना। और एक लेटेस्ट घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको इसलिए जोड़ना है उस घटना से कि फेमिनिज्म की ज़रूरत कहाँ है। मेरी एक सहेली के हस्बैंड की डेथ अभी हो गई है, और उसको पेपर वर्क में काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग, महिलाओं का नेचर ऐसा ही है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते, सब तो हस्बैंड कर लेता है। वो जब एक ऑफिस में गई, वहाँ उसके पिता की उम्र के एक पुरुष ने उसे मदद का वादा किया, और उसने जिस तरह के मैसेजेस भेजने उसे शुरू किए और जिस तरह प्रताड़ित करना शुरू किया। हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि लोग, मतलब देखिए, मैं क्या पहनना चाहती हूँ ये मेरी मर्जी है, मैं सिगरेट पीना चाहूँ ना चाहूँ ये मेरी मर्जी है, मेरा घर परिवार मुझे अगर इस चीज़ के लिए रोकता नहीं है तो मैं कर सकती हूँ। पर मैं उस चीज़ के लिए, जब अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और घर में उसके अलावा कोई नहीं है, उसे बाहर जाना है और इस पुरुष समाज से उसे संघर्ष करना है, यहाँ फेमिनिज्म पैदा होता है। ये है फेमिनिज्म। आपकी एक बात से मुझे मेरी एक लघु कथा याद आई, जिसे मैं सुनाने वाली नहीं हूँ यहाँ,
बेफिक्र रहिए। साहित्यकारों के साथ ये बड़ी मारामारी रहती है कि वो कुछ भी सुनाने लगते हैं। आज मैं यहाँ सुनाने नहीं आई हूँ, और न मैं ये पन्ना लेके पढ़ रही होती। यदि मुझे सबके पॉइंट्स नोट ना किए होते तो मैं बिना इस बुकलेट के बात करती। मेरी एक लघु कथा है, आशीर्वाद। उसका मर्म ये है कि एक माली खुरपी लेके गार्डन में काम कर रहा है और वहाँ दो शिशु पौधे आपस में बात कर रहे हैं। एक शिशु पौधा कहता है, कल को तू बड़ी होगी और तेरे देखना इतने सारे फल उगेंगे और ये माली पकड़ पकड़ के खींच खींच के तोड़ेगा उन्हें। कितना दर्द होगा। हमारी तो मज़े ही मज़े हैं, हमें तो कोई दर्द ही नहीं होगा। बरसों से माली काम कर रहा था वनस्पति के साथ, वो उनकी भाषा जानता था। उसने उस पुरुष नर पौधे को उखाड़ा, बाहर फेंक दिया। जन्म देने के लिए स्त्री की ही जरूरत होती है, मादा पौधा ही जिंदा रहता है। तो ये है। अच्छा, और इसके बाद जो बात चल रही थी, मैंने बीच में बात कही कि कहीं और ही चली गई, कि जो पहले हमारी महिलाएं बहुत ज्ञानी थी, पढ़ी लिखी थी, वो जिस तरह माहौल बदला और हम लोग घरों में कैद हो गए। हम यानी मेरी पूर्वज घरों में कैद हो गई, चाहे वे पर्दा प्रथा में रहीं, पर वो ज्ञान देखी कि एक निरक्षर महिला भी अपनी बेटी और बहू को ये सिखा देती है कि घर में किस चीज़ के साथ क्या बनना है, किस मौसम में कौन सी तरकारी भोजन बनना है। पूरा का पूरा परिवार उस भोजन को खा के स्वस्थ रहता है। आज आप बाहर का कुछ खाइए, घर जाके आपको डाइजेशन की गोली खानी पड़ेगी। अपने घर के बने हुए भोजन को कौन बना रहा है? वो भोजन सदियों से महिलाएं। तो महिलाएं इतना स्वस्थ कैसे रख पाती हैं? क्योंकि उनमें शक्ति है, समझ है, उनमें वैज्ञानिकता है। मेरा यही था आज का वक्तव्य, पर मैं एक है ना, लालच नहीं रोक पा रही। वो जो कहते हैं ना कि महिलाएं ही महिलाओं की शत्रु हैं, वो एक हद तक सही है। वो जो कहते हैं कि पुरुष बढ़ने नहीं देते आगे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी पूर्वज सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया उनके पिता ने और उनके पति ने, और पहली बार जब कोई महिला लेखक छपी होगी तो यकीन मानिए वो संपादक पुरुष रहा होगा। वो कॉलेज जिसने उसे पढ़ाया, जो वो डिग्री जो पहली महिला को मिली, वो पुरुषों ने दी थी। आइए हम सब भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलें, अपनी बेटियों और बहुओं को आगे बढ़ाएं, उनको ना रोकें। इतने पंख दें कि वो उड़ें आसमान में, और न पुरुष और न ही स्त्री एक दूसरे के बिना पूरे हो सकते हैं। और समाज बना ही इसीलिए है। फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं अकेली ही बहुत हूँ अपनी गाथा आप सुनाने। मैं अकेली ही बहुत हूँ अपनी गाथा आप सुनाने, आई हूँ मैं यथा अकेली अपनी क्षुधा स्वयं बुझाने, ऊंची ऊंची दीवारों में अपनी हस्ती खुद बनाने, तन्हाई की शहनाई में नए गीत का मुखड़ा सुनने। मैं अकेली ही बहुत हूँ अपनी गाथा आप सुनाने। एक और पंक्ति आपके साथ शेयर करूंगी कि नव दिवस के निरत सफर में मधुर क्षणों को फिर से रचने, आई हूँ मैं चिर अकेली खामोशी की भाषा सुनने, जनमानस के बहते दरिया में अपनी कश्ती खुद खिवाने, अनजाने अगणित चेहरों से प्रेम के सुंदर मोती चुनने। आप सबके दिलों से मुझे वो सुंदर मोती चाहिए, मुझे यानी मेरी हर आने वाली पीढ़ी को और भविष्य को भी। धरती के फैले आंचल से अनदेखा कुछ मन में भरने, आई हूँ मैं नित्य अकेली जंगल में फिर जीवन भरने, विरहल मन के मर्म क्षणों में अनकहा कुछ खुद से कहने, लंबी सूखी बेजान डगर को फूलों की फुलवारी करने। मैं अकेली ही बहुत हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। मुझे लग रहा है आज का सेशन बहुत अच्छा गया। सबके फीडबैक आएंगे तो और पता चल जाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार ग्रुप फोटो के लिए सब लोग आगे आ जाएं प्लीज़। जो सीनियर सिटीजन है सब लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, बाकी हम लोग सब खड़े हो जाएंगे आसपास। मिस्टर बहल प्लीज़ आइए, शुगन सर आइए प्लीज़, उपाध्याय सर प्लीज़ आइए।